हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा, हमने इससे पहले जो आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन में बेसिक रूल्स बताए थे, दैट वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड द टॉपिक इज़ द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भैया, एक बात बताओ, हमने डेमोक्रेसी का बात किया, पहले तो किया था ना डेमोक्रेसी का बात। डेमोक्रेसी की में क्या क्या बताया था आपको? भाई, डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ मैं। डेफिनेशन में हमने क्या बोला था? इट इज़ अ पीपल्स रूल। इट इज़ अ पीपल्स रूल, ठीक है ना। लेकिन आपको ये बात भी पता है कि भारत के में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बारी आई, इसमें कितने उतार चढ़ाव हुए, कितने उतार चढ़ाव हुए, कितने लोगों ने इसमें मेहनत किया, ठीक है ना। और सबको पता है कि डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने इसको बनाने में पूरा सहयोग दिया, पूरा किया, सहयोग नहीं पूरा ही किया। और हमारा जो संविधान था, इसको बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था, या यूँ कह लो ऑलमोस्ट 3 ईयर्स, ऑलमोस्ट 3 ईयर्स। सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड अंडर अ डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस जस्ट लाइक साउथ अफ्रीका। भारत का संविधान को बनाने में ही उतना ही दिक्कत आई जितना साउथ अफ्रीका के उसमें आई। इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया। भाई, भारत कितना बड़ा देश है। भाई, एक बात मान के चलो, अगर हम भारत के स्टेट्स ले लें तो कई कंट्रियों के बराबर है, ठीक है ना। यूपी जितना बड़ा है, उसमें कितनी कंट्री समा जाएंगी? मध्य प्रदेश। तो भारत एक बहुत बड़ा देश है, जबकि पूरे भौगोलिक जो स्ट्रक्चर है, जोग्राफिकल स्ट्रक्चर है, जो लैंड का अगर बात करते हैं तो 2.4 एरिया है हमारा। लैंड का 2.4 एरिया है। तो यहाँ पर जो मैंने आगे लिखा आपके लिए, दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। The country was born through a partition on the basis of religious differences and was a traumatic experience for the people of India and Pakistan. भैया, आपको तो पता है आज़ादी कैसे हुई, है ना। सबने मिलके भाग लिया, लेकिन लास्ट मोमेंट में जब आज़ादी मिलने वाली थी, उस समय पार्टीशन की बात आ गई। उस समय किसकी बात आ गई? पार्टीशन की बात आ गई, ठीक है ना। और वो पार्टीशन हो गया, वो पार्टीशन हो गया। आपको ये भी पता है 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ था। पता है ना आपको ये बात कि नहीं पता है? सो पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस वाज अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फॉर द पीपल ऑफ बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। ऑन बोथ साइड of the border, around 10 lakhs people were killed due to partitions related violence. जो उस समय वायलेंस क्रिएट हुआ, उसमें लगभग दोनों साइड से 10 लाख लोग मारे गए। 10 लाख लोग मारे गए, ठीक है ना। सो द ब्रिटिश हैड लेफ्ट इट टू द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स टू डिसाइड whether they want to merge with India or with Pakistan or remain independent. जितने भी लोग थे उस समय, आज़ादी जब हुई उस समय ब्रिटिशर्स ने क्या कहा, जितने भी हमारे पास प्रिंसली स्टेट्स थे उनको स्वतंत्र करने की बात की गई। उन्होंने कहा कि आप फ्री हैं, आप अगर मर्ज होना चाहते हैं इंडिया के साथ, मर्ज हो जाइए। आप अलग से इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, अलग से इंडिपेंडेंट हो जाइए। ये उनके पास एक ऑप्शन खुला रखा। सो द मर्जर ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट वॉज अ डिफिकल्ट एंड अनसर्टेन टास्क। ये बहुत ही मुश्किल काम था, ये बहुत ही मुश्किल काम था, ठीक है ना। द फ्यूचर ऑफ द कंट्री डिड नॉट लुक एट सिक्योर एज इट डज टुडे। इतना सिक्योर नहीं था जितना आज लग रहा है। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बिगिन रिटन, जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाना था, जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाना था,
ठीक है ना. सो द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर एंक्शियस अबाउट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ नेशन. उस समय जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उनके में एंग्जाइटी थी, उनके में बहुत उत्सुकता थी कि किस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए जो आज का और फ्यूचर के बारे में दोनों ही चीज़ें समाहित हो उसके अंदर. आप बताइए कितने साल पहले संविधान बना हमारा और आज भी हम उसको फॉलो कर रहे हैं. हाँ ठीक है, ये फ्लैक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है हमारा, लचीला संविधान है, कम ज़्यादा कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं हम लोग. ठीक है ना, इसको चेंजेस कर सकते हैं, चेंजेस मतलब अमेंडमेंट कर सकते हैं. ठीक है ना. लेकिन उस समय की बातें जो लिखी गई, जो उन्होंने आर्टिकल्स बनाए, वो आज तक चली आ रही है. यानी कि बहुत दूरदर्शी थे, कितना सोच करके बनाया होगा उस समय, कितना सोच करके बनाया होगा, जस्ट इमेजिन. चले अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज द पाथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. द पाथ ऑफ द टू द कॉन्स्टिट्यूशन. क्या रास्ता है, क्या रास्ता है. वन ऑफ द मेजर एडवांटेजेस फॉर द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज दैट कंसेंसस अबाउट व्हाट अ डेमोक्रेटिक इंडिया should look like had already evolved during the freedom struggle. किस तरीके से लगना चाहिए, किस तरीके से लगना चाहिए, ये पहले ही हो चुका था ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल. सो तो डिस्कशन जो हुआ उस पर, उनमें कई सारे लोगों ने भाग लिया. ठीक है ना. There were the different views regarding what path India should take after independence. Yeah, but some basic ideas were accepted by everyone. सबसे पूछताछ हुई, सबने अपने अपने आइडियाज़ दिए, कुछ के आइडियाज़ जो थे मान्य हुए. These basic ideas were pivotal in the formation of Indian Constitution. तो बेटा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका पॉइंट जो है, डिस्कशन ऑन इम्पोर्टेंट टॉपिक, मैं एक बार पढ़ देता हूँ. दैट इन 1928 मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया. ठीक है ना. ये एंड इन 1931 द रिजोल्यूशन एट द कराची सेशन. 1931 याद रखना, 6, 7, 8 में आपने 8 में पढ़ा होगा, रिजोल्यूशन पास हुआ था. 1931 एट कराची सेशन of the Indian National Congress dwelt on how independent India's constitution should look like. किस तरीके से लगेगा, किस तरीके से लगना चाहिए. ठीक है ना. Both these documents included features such as universal adult franchisee. बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. ठीक है ना. नंबर 2 राइट टू फ्रीडम. नंबर 3 equality and to protecting the right of minorities in the constitution of independent India. माइनॉरिटीज़ में बेटा हमारे पास कई सारे रिलीजन्स आते हैं, जैसे जैनीज़ हैं माइनॉरिटी में आते हैं. ठीक है ना. आपके क्रिश्चियंस हैं माइनॉरिटीज़ में आते हैं, पारसीज़ हैं माइनॉरिटीज़ में आते हैं, कई सारे और हैं जो हमारे माइनॉरिटी ग्रुप्स में आते हैं. तो इनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, ये बातें भी उसके अंदर समाहित थी. कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही बता दिया गया कि इनको प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है जब भारत आज़ाद हो जाएगा. सो दीज बेसिक वैल्यूज वर एक्सेप्टेड बाय ऑल लीडर्स मच बिफोर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मेट टू डेलिब्रेट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात चली और जिस समय शुरुआत हुई, उससे पहले ही लोगों की ओपिनियंस मांगी गई, राय मांगी गई और उस पर विचार किया गया. ठीक है ना. तरह तरह से लोगों ने अपने अपने आइडियाज़ दिए थे, जिन पर उन्होंने काफ़ी डिबेट हुआ. और कुछ बातें तो, कुछ आइडियाज़ तो ऐसे थे जो उसमें समाहित थे, हमारे संविधान में समाहित थे, उसमें लिखे गए. ठीक है. तो नेक्स्ट जो हमारा जो पॉइंट आता है बेटा,
वो है इंस्टीट्यूशनल इवोल्यूशन। इंस्टीट्यूशनल इवोल्यूशन। So in 1937, election for provincial legislature and ministries were held all over British India. All over British India. सब जगह पर हुआ इलेक्शन, वहाँ पर सब जगह पर हुए। The experience of the political institutions gained by Indian proved to be very useful for instructional design. देखिए एक बार फिर से बता रहा हूँ, जो तजुर्बा हुआ, द एक्सपीरियंस ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन गेन्ड बाई इंडियंस प्रूव टू बी वेरी यूजफुल फॉर इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। ठीक है ना बेटा? दैट इज वाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड मैनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स एंड प्रोसीजर्स फ्रॉम कॉलोनियल लॉज लाइक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आपको पता है बेटा, हमारा जो संविधान है, एक तरीके से हम कह सकते हैं, मैं यहाँ पर वर्ड यूज कर रहा हूँ, एक तरीके से कह सकते हैं ब्रिटेन की कॉपी है। हमारा जो संविधान है, एक तरीके से हम ये मान के चलते हैं कि वो ब्रिटेन की कॉपी है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड मैनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स एंड प्रोसीजर्स फ्रॉम द कॉलोनियल लॉज। उनसे लिए गए थे काफ़ी कुछ। ठीक है ना? अब आगे बेटा मैंने आपके लिए क्या लिखा है, जरा ध्यान से देखिए। मैनी ऑफ आवर लीडर्स वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आपको मालूम है मॉडर्न डेमोक्रेसी की शुरुआत कब हुई थी? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। कब हुई थी? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही। ठीक है ना? जिस समय फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, उस तब से हम लोग उसको मॉडर्न डेमोक्रेसी की शुरुआत मानते हैं। मॉडर्न डेमोक्रेसी की शुरुआत मानते हैं। उस समय काफ़ी सारे ऐसे बातें थी जो उस समय लिया गया, जैसे लेडीज़ को पहले वोट डालने का अधिकार नहीं दिया जाता था। ठीक है ना? वोट डालने का अधिकार भी उस समय ही आया, सबसे बड़ी बात थी। ठीक है ना? कई सारी चीज़ें ऐसी थी जो उस समय लागू हुई और आज तक वो चीज़ें चली आ रही हैं हमारे पास। ठीक है ना? सो many of our leaders were inspired by the ideals of the French Revolution, the practice of parliamentary democracy in Britain, and the Bill of Rights in the US. Our leaders were not simply imitating them, but were questioning whether these things suited for us or not. क्या ये सारी चीज़ें हमारे देश के लिए सूट करती हैं या नहीं करती? All these factors contributed to the making of our constitution. यही सारी बातें कुछ ऐसी हैं जो हमारे उसमें कंट्रीब्यूट करती हैं, ये कारक हैं जो हमारे उसमें कंट्रीब्यूट करती हैं कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में यहाँ पर बेटा एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, दैट मैनी ऑफ आवर लीडर्स वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। मैं फिर से एक बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन ऑफ रशिया, मैंने लिखा तो खाली फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, लेकिन इसमें एक और जोड़ सकते हो आप, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन ऑफ रशिया, द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन, ठीक है ना, एंड द बिल ऑफ राइट्स इन द यूएस। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो हमको पास्ट से सीखने को मिली और हमने उसको अपने इसमें यूज़ किया, हमने उसको अपने इसमें यूज़ किया। ठीक है? अब आता है बेटा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब भाई सब काम तो हो गए, हुए कि नहीं हुए बताओ मुझे? सब चीज़ें हो रही हैं भैया, संविधान बनना शुरू हो गया, उनके लिए रूल्स हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता चुका। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? अ सेट ऑफ रिटेन रूल्स, अ सेट ऑफ रिटेन रूल्स जो सबको मान्य होते हैं, सरकार उसी के द्वारा चलती है, जनता भी उसी के द्वारा काम करती है, जिसमें सबसे मेन आता है फंडामेंटल राइट्स, जिसमें सबसे पहला वहाँ क्या आता है? फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। ठीक है ना? तो अब हम लोग बात करते हैं द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। सो द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डन बाई एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इस लाइन को जरा ध्यान से देखें। द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
वॉज डन बाई एन असेंबली। कुछ लोगों को चुन लिया गया था जो इसको बनाने में मदद करेंगे, जिसको हमने कहा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है ना, असेंबली असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो इन्हीं को मिला करके हमारा क्या बना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या बना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946। कब हुआ था इलेक्शंस का, 1946। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा, इसको ध्यान से याद रखना। ये वाला पॉइंट 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। एंड इट्स फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड इन दिसंबर 1946। कब हुआ था उसका, 19 दिसंबर 1946। Soon after, the country was divided into India and Pakistan. उसके बाद कंट्री 2 भागों में बढ़ गई, एक इंडिया बन गया और एक पाकिस्तान बन गया। एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज ऑल्सो डिवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड दैट ऑफ पाकिस्तान। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज रोट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 299 मेंबर्स। कितने मेंबर्स थे उनमें, 299 मेंबर्स। बात आया समझ कि नहीं आया बेटा? हाँ, अब मेंबर्स कौन कौन थे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? मेंबर्स कौन कौन थे? मेंबर्स तो बहुत सारे थे, इतने सारों का नाम तो लिखना बड़ा मुश्किल काम है, 299 लिखना बहुत मुश्किल काम है। मैंने कुछ मेन नाम लिखे हैं, जरा ध्यान से देखिए। दिस असेंबली रिप्रेजेंटेड पीपल ऑफ ऑल रीजन्स एंड कम्युनिटीज। इसमें सभी प्रांतों के लोगों ने भाग लिया, सभी धर्मों के लोगों ने भाग लिया, समुदाय के लोगों ने भाग लिया। इट्स इंपॉर्टेंट मेंबर्स वर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी, सरोजनी नायडू, दुर्गाबाई देशमुख। ठीक है ना, दुर्गाबाई देशमुख। तो ऐसे करके हमारे पास बहुत सारे लोग थे। मैंने आगे ईटीसी लिख दिया, एक्सेट्रा, कई सारे नाम थे। तो ये मेन थे जो मैंने लिखे हैं अभी। सो द असेंबली एडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949, बट इट केम इनटू अफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। बनके तो ये 26 नवंबर को तैयार हो चुका था, 26 नवंबर को बनके तैयार हो चुका था 1949 में, लेकिन लागू कब उसे हुआ, 1950, 26 जनवरी 1950। टू मार्क दिस डे वी सेलिब्रेट जनवरी 26 एज अ रिपब्लिक डे ऑफ एवरी ईयर। तभी से तो हम लोग इसको हर साल रिपब्लिक डे मनाते हैं, नहीं मनाते? हाँ, जिस समय आज़ाद हुआ था उस दिन इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं हम लोग 15 अगस्त को, और जिस दिन संविधान लागू हुआ था उस दिन हमने इसको रिपब्लिक डे के रूप में मनाया। अब बेटा जो नाम मैंने लिखे हैं इनमें मैंने आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट जो मेंबर्स थे उनकी छोटी सी एक डिटेल आपको दे रहा हूँ मैं। आपके बुक में भी लिखी हुई है ये डिटेल, आप उसको बुक में भी देख सकते हैं। देखिए, पहला है वल्लभ भाई जवेरी भाई पटेल, ठीक है ना, 1875 में पैदा हुए थे, 1950 में इनकी डेथ हो गई थी। ही वॉज बॉर्न इन गुजरात। ही वॉज द मिनिस्टर ऑफ होम, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इन द इंटरिम गवर्नमेंट। A lawyer by profession, he was the leader of Bardoli peasant satyagraha. He played a decisive role in the integration of the Indian princely states. Next, after independence, he was appointed as the Deputy Prime Minister. Deputy Prime Minister. एक बात मैं लिखना भूल गया बेटा इसमें, लेकिन मैं बता देता हूँ। He is known as the Iron Man. He is known as the Iron Man. ये जरूर इसमें याद रखना, उनको आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा अब्दुल कलाम आज़ाद। 1888 में इनका बॉर्न हुआ था, 1950 में
इनकी डेथ हुई थी, ठीक है ना। ही वॉज बॉर्न इन सऊदी अरेबिया। कहाँ पैदा हुए थे? सऊदी अरेबिया। ही वॉज एन एजुकेशनिस्ट, ऑथर, थियोलॉजियन एंड अ स्कॉलर ऑफ अरेबिक. As a Congress leader, he participated actively in the national movement. He opposed Muslim separatist movement. उन्होंने अपोज किया था, मुस्लिम का अलग कुछ नहीं होना चाहिए, कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए, मिक्स होकर के होना चाहिए. नेक्स्ट है, आफ्टर इंडिपेंडेंस ही वॉज अपॉइंटेड एज द एजुकेशन मिनिस्टर इन द फर्स्ट यूनियन कैबिनेट. जब भारत आज़ाद हुआ, जो पहली जो गवर्नमेंट बनी, उसमें ये एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट हुए. तीसरा पॉइंट है बेटा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1884 में ये बॉर्न हुए थे, 1963 में ये डेथ हुए. आप लोग तो जानते हैं इनके बारे में. हाँ, ये देश के पहले प्रेसिडेंट भी हुए. ये बिहार में पैदा हुए थे. ही वॉज बॉर्न इन बिहार. ही वॉज अ लॉयर बाय प्रोफेशन. He played an active role in Champaran Satyagraha and served 3 times as a president of Congress. 3 बार वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे. He was the president of the Constituent Assembly. वो इसके प्रेसिडेंट भी थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, ठीक है ना. आफ्टर इंडिपेंडेंस ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. आज़ादी के बाद वो भारत के पहले राष्ट्रपति हुए. नेक्स्ट है बेटा, जयपाल सिंह 1903 में पैदा हुए थे, 1970 में डेथ हुआ. ही वॉज बॉर्न इन झारखंड. झारखंड में पैदा हुए. अ स्पोर्ट्समैन एंड एन एजुकेशनिस्ट, ही वॉज द कैप्टन ऑफ द फर्स्ट नेशनल हॉकी टीम. ये भारत के हॉकी टीम के कैप्टन भी थे, फर्स्ट नेशनल के हॉकी टीम के कैप्टन भी थे. ही वॉज द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ आदिवासी महासभा. इसको अंडरलाइन कर लेना, ध्यान से लिख भी लेना, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है. हु वॉज द फाउंडर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द आदिवासी महासभा? आपको लिखना पड़ेगा जयपाल सिंह. क्या लिखना पड़ेगा? जयपाल सिंह, ठीक है ना बेटा. लेटर ऑन ही फाउंडेड द झारखंड पार्टी. उसके बाद इन्होंने कौन सी पार्टी फॉर्म किया? झारखंड पार्टी, ठीक है ना. नेक्स्ट है बेटा, डॉक्टर साहब बाबा भीमराव अंबेडकर 1901 में पैदा हुए थे, 1956 में इनका डेथ हुआ था. कहाँ पैदा हुए थे? मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे. ही वॉज बॉर्न इन मध्य प्रदेश. ही वॉज अ सोशल रिवॉल्यूशनरी थिंकर एंड एजिटेटर अगेंस्ट कास्ट डिविजन्स एंड divisions and caste-based inequalities. He was the chairman of the drafting committee. 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये भी अक्सर पूछा जाता है, Who was the chairman of drafting committee? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? प्रेसिडेंट थे. और ये क्या थे? चेयरमैन थे. आफ्टर इंडिपेंडेंस ही वॉज अपॉइंटेड एज द लॉ मिनिस्टर इन द फर्स्ट कैबिनेट. आज़ादी के बाद ये लॉ मिनिस्टर बने थे. एंड ही वॉज द फाउंडर ऑफ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया. किसके फाउंडर थे? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है ना. अब बेटा अगला जो मैंने लिखा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1889 में पैदा हुए थे, 1964 में इनका डेथ हुआ. कहाँ पैदा हुए थे? उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे, इलाहाबाद, ठीक है ना. ही वॉज अ लॉयर एंड अ प्रोमिनेंट कांग्रेस लीडर. वो भी एक लॉयर थे और कांग्रेस के प्रोमिनेंट लीडर थे. ही एडवोकेटेड सोशलिज्म, डेमोक्रेसी एंड एंटी इम्पीरियलिज्म. ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर in the interim government and also in the first government formed after independence. नेक्स्ट है बेटा सरोजनी नायडू 1879 में बॉर्न हुई थी, 1949 में डेथ हो गया. शी वॉज बॉर्न इन आंध्र प्रदेश. शी वॉज अ पोएट, कवि थी ये, ठीक है ना. राइटर एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट. शी वॉज अमंग द foremost women leader in Congress. Later she served as the governor of उत्तर प्रदेश. बाद में इन्होंने गवर्नर के रूप में भी कार्य किया. नेक्स्ट जो मैंने नाम लिखा बेटा सोमनाथ लहरी
1901 में पैदा हुए थे, 1984 में इनका डेथ हो गया। ही वॉज बॉर्न इन वेस्ट बंगाल। कहाँ पैदा हुए थे? वेस्ट बंगाल। ही वॉज अ राइटर एंड एडिटर। राइटर भी थे और एडिटर भी थे। ही वॉज अ लीडर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। किसके लीडर थे वो? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, दैट इज CPI। ठीक है ना। लेटर ऑन he was elected as a member of West Bengal Legislative Assembly। बाद में किसके मेंबर बने वो? वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली। अगला पॉइंट है बेटा, बलदेव सिंह 1901 में पैदा हुए थे, 1961 में इनका डेथ हुआ। कहाँ पैदा हुए थे? हरियाणा में। ही वॉज बॉर्न इन हरियाणा। ही वॉज अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर एंड लीडर ऑफ द पैंथिक अकाली पार्टी इन पंजाब असेंबली। कौन सी पार्टी बेटा? PAP। कौन सी पार्टी है? PAP, पैंथिक अकाली पार्टी, ठीक है ना, इन पंजाब। ही वॉज अ नॉमिनी ऑफ द कांग्रेस इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। आफ्टर इंडिपेंडेंस ही वॉज अपॉइंटेड एज अ डिफेंस मिनिस्टर इन यूनियन कैबिनेट। ठीक है ना। तो बेटा आज हमने ये किया है। इसमें बहुत सारे नाम हैं, मैंने हर एक के बारे में आपको डिटेल नहीं बताया। आपकी बुक में सारी डिटेल लिखी हुई है, ठीक है ना, आप उसको देख सकते हैं। बुक में भी लिखा हुआ है, जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का लिखा हुआ है, ठीक है ना, कन्हैया लाल मणिकाल मुंशी जी का लिखा हुआ है। तो कई सारे ऐसे हैं जो मैंने यहाँ पर नोट नहीं किए हैं। अब हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे लेजिटिमेसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। आप इसको ध्यान से सुनिए और ध्यान से बुक की रीडिंग करिए ताकि आपको समझ में आ जाए। थैंक यू।